गांव के एक कोने में एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी में रहती थीं दो बहनें, ज्योति और मीरा। माँ बाप कुछ साल पहले आई महामारी में गुजर गए थे। उनके जाने के बाद दोनों बहनें खुद ही एक दूसरे का सहारा थीं। एक दिन अपनी ही धुन में झूमती हुई मीरा मंदिर से लौट रही थी। हाथ में पूजा की थाली थी, चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। अब आई है तो मीरा, सूरज सर पे चढ़ आया है और तू फूल चैया बनकर घूम रही है मंदिर में। दीदी, मैं जल्दी आने वाली थी, लेकिन गौरी बकरी झाड़ियों में फंस गई थी। निकालने में थोड़ी देर हो गई। तेरा क्या है, तू तो सबकी मदद करती घूमती रहती है, चाहे घर में चूल्हा जले या ना जले। दीदी, आप गुस्सा क्यों करती हो? माँ कहती थी जो दूसरों के काम आए वही इंसान कहलाता है। माँ नहीं है मीरा अब इस दुनिया में, और उनकी कही बातों का कोई मूल्य नहीं है। मीरा चुप हो गई और उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। वो झोपड़ी के कोने में रखे संदूक को खोली, जिसमें माँ की सांसें अभी तक जिंदा थीं। संदूक से निकाली हुई एक साड़ी मीरा छूकर अपनी दीदी से बोली, दीदी, माँ जब ये साड़ी पहनती थी और हमें देखकर मुस्कुराती थी और कहती थी तुम दोनों एक दूजे का सहारा बनना। मीरा की बातें सुनकर ज्योति का चेहरा नम हो गया और उसकी आंखें पल भर को भीग गईं। लेकिन ज्योति अपनी भावनाओं को छिपाते हुए मीरा से बोली, तुमसे सख्त हूँ क्योंकि मैं डरती हूँ। अगर तुझे भी एक दिन कुछ हो गया तो मैं अकेली कैसे जीऊंगी? इस दुनिया ने मुझसे सब छीन लिया। मैं नहीं चाहती कि तू भी मेरी तरह कमजोर पड़ जाए, इसलिए तुझे मजबूत बना रही हूँ। दीदी, आप कमजोर नहीं हो, आप ही तो मेरी ताकत हो। उसी समय गांव की पगडंडी पर तीन परछाइयां उनकी झोपड़ी की तरफ बढ़ रही थीं। धर्मपाल, बिमला और उनका बेटा कमल। वह था दोनों बहनों का चाचा चाची। अरे ज्योति, कैसी हो तुम? तू ठीक तो है ना? बहुत मुश्किल से जिंदगी बिता रहे होगे। हम ठीक हैं चाचा चाची, जो है उसी में खुश हैं। खुश? और झोपड़ी में तुम्हारे हित के लिए कह रहे हैं। अपने हिस्से की जमीन हमारे नाम कर देती और हमारे घर में रहती आके। हाँ माँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इनका घर भी पुराना हो चुका है और अब ये जमीन भी यूं ही पड़ी है। ये सब सुनकर ज्योति की आंखों में आंसू आने लगे और बोली, हमें किसी की जरूरत नहीं बाबू, हमारी माँ की आखिरी निशानी है वो। अरे बेटी, तुम्हारी जो जमीन है वो भी तो अभी बंजर ही पड़ी है ना। वैसे भी दुनिया समझदारी से चलती है और औरतें खेत नहीं जोतती। देख लेना, एक दिन रोती हुई आओगी हमारे पास, तब समझ आएगा कि रिश्तेदारों से मुंह नहीं मोड़ा करते। ज्योति को ये सब सुनाकर वो तीनों वहां से निकल गए, लेकिन मीरा ये सब घर के अंदर से सुन रही थी। ये सुनकर उसका चेहरा उतर गया। दीदी, क्या हम सच में अकेले पड़ जाएंगे? वो लोग हमारी जमीन लेना चाहते हैं ना? हाँ मीरा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ कोई हमारी जमीन छू भी नहीं सकता। तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। रात को चूल्हे के आगे बैठकर दोनों बहनें मीरा बोली, दीदी, माँ की साड़ी मैंने संभाल कर फिर से संदूक में रख दी है। और हाँ दीदी, कल भागवत कथा है गांव में, चलोगी ना? थोड़ी शांति मिलेगी मन को। लोग ताने मारते हैं मीरा, मैं नहीं जाऊंगी। लोग सोचते हैं कि मैं प्रसाद के लिए वहां जाती हूँ, पर हम तो अच्छे हैं ना दीदी, हमने कभी किसी की मदद नहीं लिया है। हमें डर कर नहीं जीना है। नहीं, हम नहीं जाएंगे मीरा, भगवान सब में है। तुम यहीं से भगवान को पूजना और मंदिर भी जाना, लेकिन वहां जाने की जरूरत नहीं। यही सब बातें करके दोनों बहनें सो गईं। अगली सुबह दोनों बहनें उठकर अपनी जमीन को देखने के लिए जाती हैं, जिसमें दोनों बहनों ने मेहनत करके थोड़ी सी सब्जियां उगाई थीं। दीदी, अच्छा हुआ
माँ बाबूजी के जाने के बाद हम लोगों ने ये ज़मीन बेचा नहीं। अभी देखो हम लोगों ने मेहनत करके कितनी सारी सब्जियां उगाई हैं। अब हम ये सब्जियां किसी व्यापारी को बेच देंगे और कुछ पैसे कमा सकते हैं। हाँ, तू ठीक कह रही है। इसे बेचकर कुछ दिन का तो गुजारा हो जाएगा। लेकिन लेकिन क्या दीदी? लेकिन इसे बेचकर हम कुछ दिन का ही गुजारा कर पाएंगे। अरे आप मायूस मत हो दीदी, मुझे सिलाई बुनाई का काम आता है। मैं वो करके घर का खर्चा निकाल लूंगी। आप बस घर संभालना, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे ये सब करने की। तू क्या मुझे बेकार समझती है? तू घर पर ही रहना, मैं लोगों के घर जाकर काम करूंगी। मुझे बांस की चीज़ें बनाना आता है जो मुझे बाबूजी ने सिखाया था। ये सब बातें करके दोनों कुछ देर अपने खेतों में बैठी रहीं और फिर वहां से चल दीं। दोनों घर आती हैं और आकर अपने अपने काम में लग जाती हैं। रात को जब दोनों सोने जाती हैं तो दोनों बहनें अपने जीवन के मुश्किल भरी बातें करती हैं। दीदी, माँ बाबूजी के बिना ये रातें और भी डरावनी लगती हैं। सब कुछ खाली खाली लगता है ना दीदी? हाँ मीरा, पर अब हम माँ बाबूजी की दोनों की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हमें हार नहीं माननी। ये जमीन, ये घर, ये सब कुछ उनका दिया हुआ है। हमें इसे बचाना है किसी भी कीमत पर। ये सब तो माँ बाबूजी की यादें हैं। ज्योति बहुत ही हिम्मती थी। वह किसी से मदद नहीं लेना चाहती, लेकिन वो अपनी बहन को लेकर बहुत चिंतित थी। अगले दिन जब दोनों बहनें खेत पर पहुंची तो देखा जमीन के बीच एक खूंटी गड़ी हुई थी। दीदी, ये जमीन के बीचों बीच खूंटी कौन गाड़ गया? ये तो कल यहाँ नहीं थी और ना हमने यहाँ गाड़ी है। जरूर ये किसी और ने गाड़ी है। ये जरूर हमारे चाचा चाची का काम है, लेकिन ये काम बिना किसी सरकारी आदमी के बिना नहीं होता। इसका मतलब ये है कि हमारे खेत को बांटने की ये लोग साजिश कर रहे हैं। उसी समय धर्मपाल, बिमला और उनका बेटा कमल वहां आ जाते हैं। तीनों के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। अरे बेटियों, घबरा क्यों रही हो? हम तो बस मदद करना चाहते हैं। तुम्हारे माँ बाप के जाने के बाद जमीन की देखभाल जरूरी है। तुमसे अकेले तो होगा नहीं। चाचा जी, आपकी मदद की जरूरत नहीं है हमें। ये जमीन हमारे माँ बाप की आखिरी निशानी है। इसे किसी के हवाले नहीं करेंगे। अरे लड़कियों, ऐसे कैसे नहीं दोगे जमीन? ये जमीन ना तुम्हारी ना हमारी, ये तो कमल के दादाजी की जमीन है। दोनों बेटों को बराबर हिस्सा करके दी थी। शायद तुम्हारे पिता अपने आखिरी दिनों में तुमसे ये बात बताना भूल गए। इतने साल तो हम साथ ही खाए पिए हैं। हम तो बस तुम्हारी भलाई चाहते हैं। दुश्मनी तब शुरू हुई चाची, जब आपने हमें अकेले समझकर जमीन पर नजर डाली। और चाची, दुश्मनी तो आप हम दोनों से निकाल रहे हैं। अरे मीरा, इतनी गरज क्यों रही हो? छोटी हो, छोटी बनकर रहो। अरे जाओ। कैसे बड़े लोग जिनकी सोच छोटी हो? जिनकी सोच छोटी होती है वो सम्मान के हकदार नहीं होते हैं। मीरा, तू कुछ मत बोल। और हाँ, अगर आप लोग हमारे खेत के पास आए तो अच्छा नहीं होगा। हम कमजोर दिखते हैं पर डरते नहीं हैं। धर्मपाल ने सबको चुप कराकर कहा। ठीक है बेटियों, हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन कानून अपना काम करेगा। जब जमीन के सरकारी कागजात आएंगे तब देख लेना। जब तुम्हारे नाम नहीं निकलेंगे तो खुद समझ जाओगी कि जमीन किसकी है। तीनों वहां से चले गए। ज्योति और मीरा कुछ देर तक खामोश खड़े रहे। दीदी, क्या वो सच में कागजात बदलवा सकते हैं? मीरा, वो कुछ भी कर सकते हैं। लालच में आदमी अंधा हो जाता है। हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उसी दोपहर दोनों बहनें सरपंच के पास पहुंची। चौपाल में गांव वाले बैठे थे और वहां धर्मपाल पहले से ही बैठा हुआ था। सरपंच जी, हम आपके पास न्याय मांगने आए हैं। हमारे चाचा चाची जमीन हड़पना चाहते हैं और शायद पटवारी से मिलकर फर्जी कागजात बनवा रहे हैं। हम अनाथ हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम बेबस हैं। हमें अपने माँ बाप की जमीन किसी भी हालत में नहीं देनी। कृपया आप हमारी मदद करें। धर्मपाल, अगर ये सच है तो ये हमारे मर्यादा के खिलाफ है। परिवार के नाम पर ठगी करना ये यहाँ नहीं चलेगा।
सरपंच जी, ये लड़कियां हमें बदनाम कर रही हैं। हम तो बस जमीन की चिंता कर रहे हैं। इन बच्चियों को जमीन के बारे में क्या पता। जमीन के बारे में तो हम और इनके पिता दोनों ही भाई जानते थे। मेरा भाई तो अब इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब सब कुछ मुझे ही देखना पड़ेगा। गांव वालों में फुसफुसाहट होने लगी। हमने इन बच्चियों को बचपन से देखा है, ये झूठ नहीं बोल सकती। धर्मपाल के मुंह में राम और बगल में छुरी, हम सब समझते हैं इसके बारे में। सरपंच ने अगले दिन इस बात को विस्तार से निकालने की बात की और फैसला अगले दिन देने की बात कही। बहनों की आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक थी। आज दोनों बहनें बहुत खुश थीं और आराम से अपने घर जाकर बात करने लगीं और अपनी झोपड़ी में बैठीं और आपस में बात कर रही थीं। दीदी, क्या कल साथ देंगे हमारा गांव वाले? देखते हैं कल क्या होता है। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं। माँ बाबूजी के जाने के बाद कहाँ किसी ने हमारी मदद की है। हमें बस भगवान पर भरोसा रखना होगा। माँ बाबूजी नहीं है, पर उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहेगा दीदी। देखना दीदी, हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। रात गहरी हो चली थी। दूर कहीं उल्लू की आवाज गूंजी और हवा में कुछ सिसकियां थीं और उन सिसकियों में मीरा की सिसकियां शामिल थीं। दोनों बहनों को चिंता की वजह से नींद भी नहीं आ रही थी। दीदी, विश्वास ही नहीं होता कि अब हम अकेले हैं। हाँ मीरा, मुझे भी उनकी कमी खटकती है, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं हूं ना। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन दीदी, जब माँ बाबूजी गए तब सबने कहा था हम हैं तुम्हारे साथ। धीरे धीरे सब दूर होते गए दीदी। चाचा चाची तो जैसे हमारी जमीन के हिस्से के लिए ही हमारे करीब थे। ज्योति की आंखों में तो आंसू थे, लेकिन उसने आंसुओं को छिपाया। उसे अपनी बहन के सामने कमजोर नहीं पड़ना था। दुनिया बहुत चालाक है मीरा। रिश्ते अब खून से नहीं, धन दौलत से बनते हैं। लेकिन अब हम चुप नहीं रहेंगे। अगर अधिकार के लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। दोनों बहनें रात में बातें करते करते सो जाती हैं और सुबह जब उठती हैं तो गांव में एक अफवाह फैल गई कि धर्मपाल पंचायत से कह के जमीन अपने नाम कहने की बात कर रहा है। गांव की गलियों में लोग कानाफूसी करने लगे। अरे सुन सबको, धर्मपाल ने तो कमाल कर दिया। अपने ही भाई की बेटियों को बेघर करना चाहता है। हाँ काकी, कैसा रिश्तेदार है, अपनी ही भतीजियों को बेघर करने में तुला हुआ है। इन बातों की खबर ज्योति को लगी तो वो सीधा मीरा को लेकर पंचायत घर पहुंच गई। सरपंच जी, हमें आपसे इंसाफ चाहिए। मेरे माँ बाबा की जमीन पर मेरे चाचा जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं और आप लोग उनका साथ दे रहे हैं। हम कोई अबला नहीं है, हम ऐसे चुप नहीं रहेंगे सरपंच जी। ऐसे कैसे कोई भी आकर हमारी जमीन हड़प लेगा। थोड़े समय बाद धर्मपाल, बिमला और कमल वहां आ जाते हैं और वहां पर नाटक करने लगे। सरपंच जी, हम तो बस इनकी भलाई चाहते हैं। भाई की मौत के बाद हमने ही इन्हें पाला है, आप तो ये अच्छे से जानते हैं। आज जब लड़कियां बड़ी हो गईं तो हमें बदनाम कर रही हैं। जरा सोचिए, क्या यही इंसानियत है? ज्योति बेटी, तुम्हारे चाचा तो ठीक कह रहे हैं। तुम लोग तो एक ही परिवार के हो। परिवार में झगड़ा क्यों? वैसे भी सरकारी कागजात में तुम्हारे चाचा का ही नाम है। ऐसे कैसे सरपंच जी? लोग हमारी मजबूरी को देखकर हमारा फायदा उठा रहे हैं। ये कोई परिवार नहीं है, ये बस जमीन के लालच में परिवार का दिखावा कर रहे हैं। ये सब बात चल रही थी तभी पटवारी वहां आ जाता है। हरिश्चंद्र की जमीन कानूनी तौर पर सिर्फ उनकी नहीं है, इसमें उनका भाई धर्मपाल का भी हिस्सा है। ऐसे कैसे? तुम लोग तो बस कागजात के बारे में बोल रहे हो, लेकिन क्या सबूत है कि हमारी जमीन के चाचा जी भी हिस्सेदार हैं? हाँ ज्योति बिटिया, बात तो सही कह रही है। तुम लोग कुछ पुख्ता सबूत भी पेश करो, तब जाकर मैं पंचायत बुलाकर सही फैसला ले पाऊंगा। सरपंच के मुंह से ये सुनने के बाद धर्मपाल, बिमला और कमल थोड़ा हताश जैसे नजर आए और वे लोग वहां से निकल गए। अरे पटवारी, तुम किसका इंतजार कर रहे हो? तुमको नहीं जाना उनके पीछे पीछे?
कितने पैसे खिलाए मेरे चाचा ने? ज्योति की ताना सुनकर पटवारी वहां से शर्म से निकल जाता है। बिटिया, मुझे गलत मत समझना। मेरी आंखों के सामने जो आया मैंने वह बोल दिया और वही सच मान लिया। इस बार मैं अच्छे से जांच पड़ताल करके एक नतीजे में पहुंचूंगा। आगे से मैं धर्मपाल की बातों में नहीं आऊंगा। वे लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं। मैं तुम लोगों को न्याय और उन लोगों को कड़ी सजा दूंगा। सरपंच के मुंह से ये बातें सुनकर दोनों ने थोड़ी राहत की सांस ली और थोड़ा शक और थोड़ी खुशी के साथ वहां से दोनों घर वापस लौटे। रात होते ही दोनों बहनें बैठकर चारपाई पर फिर बात करने लगते हैं। दीदी, आपको क्या लगता है कि हमारी जमीन हमारे पास ही रहेगी या फिर हमारे कपटी चाचा चाची को मिल जाएगी? हाँ मीरा, मैं भी यही सोच रही हूँ। उन लोगों का कोई भरोसा नहीं। वे लोग इतने लालची हैं कि हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। माँ बाबू के जाने के बाद उन लोगों ने अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। इसी चिंता में दोनों बहनों ने मुश्किल से रात काटी।